नवी मुंबई की तलोजा जेल से 2 दिन पहले निकले एक शख्स का लोगों ने ऐसा स्वागत किया कि पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मच गया। 6 साल बाद सलाखों से आजाद हुए इस आदमी के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला, आतिशबाजी, शोर शराबा और हंगामा ऐसा कि देखने वालों को होश उड़ जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि ऐसा रुबाब किसी विधायक, सांसद या मंत्री का नहीं, बल्कि पुणे में गैंगस्टर के तौर पर मशहूर गजानन मारने का था। जेल का गेट खुला तो वो एक खुली छत वाली एसयूवी कार में खड़े होकर हाथ हिलाते हुए बाहर निकला। चमचमाता हुआ सफेद कुर्ता, चेहरे पर विजयी मुस्कान, हाथ हिलाने और हाथ जोड़ने का अंदाज बिल्कुल नेताओं वाला, और कार के दोनों तरफ लटके कई सुरक्षा कर्मी। रुबाब बिल्कुल ऐसा जैसे कोई नेता चुनाव जीतकर वोटरों का अभिवादन करने निकला हो। गजानन मारने कई साल जेल में रहने के बाद बरी होकर जेल से बाहर निकला था, लेकिन उसके बाहर आते ही शहर ठप पड़ गया। जेल तक लेने आई गाड़ियों की गिनती इतनी थी कि गिनना मुश्किल हो जाए। सैकड़ों गाड़ियां एक साथ जब नवी मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर गुजरी तो सब कुछ ठहर गया। दूर दूर तक केवल गाड़ियों का लंबा काफिला दिखने लगा। और काफिले में शामिल गजानन मारने के चाहने वालों ने इतने वीडियो बनाए कि उसके लिए नई मुसीबत खड़ी हो, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने में देर नहीं लगी। गैंगस्टर के तौर पर मशहूर इस शख्स के जेल से रिहा होने पर निकला काफिला जब सोशल मीडिया पर छाने लगा तो पुलिस ने गजानन के खिलाफ नया केस दर्ज कर लिया। इंटरनेट पर डाले गए वीडियो में फिल्मी गानों की धुनों का भी खूब इस्तेमाल किया गया। हालांकि एक्सप्रेसवे पर बिना इजाजत पूरे तामझाम के साथ काफिला निकालने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे जमानत भी मिल गई। सौभाग्य की बात यह कि गजानन मारने कोई नेता नहीं है। अभी उसकी पहचान पुणे में गैंगस्टर की है और उसके जेल से रिहा होने पर हम जैसे लोगों ने जो उत्साह दिखाया उसे यह लग रहा है कि हम उसे भी नेता बना के ही मानेंगे। पुणे क्या, पूरे देश में हम यही तो करते आ रहे हैं। हम सब इस बात से मुंह नहीं फेर सकते कि देश में जितने भी बाहुबली पैदा हुए उन सब की शुरुआत अपराध से हुई। उन्होंने पहले अपराध किया, फिर गैंग बनाकर गैंगस्टर बने। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में अगर गैंगस्टर और बाहुबली पैदा हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं, क्योंकि हम आप जैसे लोगों ने कभी उनके डर की वजह से, कभी उनकी जाति धर्म की वजह से उनको सिर पर बैठा दिया। हमारा समर्थन देखकर ही देश भर में बहुत से गुंडे बदमाश या तो हमारे वोट के ठेकेदार बन गए या फिर हमारे वोट की ताकत से बाहुबली बनकर कानून से खिलवाड़ करते रहे। कानपुर के विकास दुबे से लेकर बिहार के शाहबुद्दीन तक की मिसाल हमारे सामने है। उनके भी जेल से छूटने पर हमारे आप जैसे लोगों ने ही तो जश्न मनाया था। हमने कभी सोचा कि हम जेल से छूट रहे जिस आदमी के स्वागत में बावले हुए जा रहे हैं उस पर आरोप क्या थी? वो किसी जन आंदोलन में पकड़ा गया था क्या? नहीं, उस पर हत्या का आरोप। अमकोका जैसे कड़े कानून के तहत गिरफ्तार होने के बाद भी वो इसलिए छूटा क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला। ऐसा डर की वजह से होता है और वही डर तब और बढ़ जाता है जब हम पुलिस की नजर में हिस्ट्री शीटर माने जा रहे किसी आदमी के पीछे इतनी बड़ी भीड़ देखते हैं। सच ये है कि हम सब इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि भीड़ हमारे बीच के लोगों को, और अगर इस भीड़ में सबके सब दबंगई को सलाम करने वाली मानसिकता के हैं तो या किसी गैंग के हैं तो ये सच्चाई और भी डराने वाली है, क्योंकि किसी शहर में अगर सैकड़ों लोग आपराधिक छवि को अपना हीरो मानने लगे तो वहां कानून व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। ऐसी तस्वीरें देखकर डर लगता है, क्योंकि हम पूरे देश में गैंगस्टर कहे जाने वालों की दहशत का साम्राज्य देख रहे हैं। मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत भी ऐसे ही गिरोहों से हुई थी, जिसे खत्म करने में कई दशक लगे और अब तक उसकी जड़ें पूरी तरह कटी नहीं है। पुणे में भी ऐसे कई गिरोह हैं जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई 2 दशक से चल रही। अब वहां अलग अलग गिरोहों के बीच सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखाने की होड़ मची, जिसकी वजह से गैंग वॉर की आशंका भी जताई जा रही। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की खबर है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीजेपी केरल में नामी गिरामी चेहरों को पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी है, जिसके तहत ही 89 साल के श्रीधरन 21 फरवरी को पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि 21 फरवरी को ही बीजेपी केरल में अपनी विजय यात्रा की शुरुआत करेगी, जो मार्च के पहले हफ्ते में तिरुवनंतपुरम में खत्म होगी। माना जा रहा है कि केरल के ही रहने वाले ई श्रीधरन को पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि राज्य में विकास को रफ्तार वो ही दे सकती है
हालांकि अभी यह तय नहीं है कि ई श्रीधरन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। केरल में इसी साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार हुए चुनाव में राज्य की 140 विधानसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। कृषि सुधार बिलों की वापसी पर अड़े किसानों ने देश के कई शहरों में रेलों को रोकने की कोशिश की। हालांकि ज्यादातर जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई, जिसकी वजह से ट्रेनों को रोकने की किसानों की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि कई स्टेशनों पर किसान संगठनों से जुड़े लोग भारी संख्या में पहुंचे। ग्रेटर नोएडा का धनकौर रेलवे स्टेशन भी ऐसे ही स्टेशनों में रहा। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी जब स्टेशन पर पहुंचे तो उनका पुलिस से सामना हो गया। भारत माता की जय। पुलिस की भारी तैनाती देखकर प्रदर्शनकारी स्टेशन के बाहर ही जमीन पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की कोशिश रेल रोकने की नहीं, बल्कि ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों को फल और पानी की बोतलें देने की भी थी। कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम पानी, दूध, फल, बिस्किट आदि सब लेकर के आए। लेकिन पुलिस ने किसानों को स्टेशन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं, इन सभी को स्टेशन पर जाना था, लेकिन इन सभी से पुलिस ने कहा है कि वो इस जगह पर ही बैठ जाएं। दिल्ली के बड़े स्टेशनों पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। हालांकि हरियाणा में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों तक पहुंच गए। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर बैठकर काफी देर तक नारे लगाते रहे। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए पटरियों तक पहुंचे। औरंगाबाद जिले के लासूर स्टेशन पर किसान काफी देर तक ट्रेनों के सामने ट्रैक पर ही डटे रहे, जिन्हें पुलिस को जबरन हटाकर पटरियां खाली करवानी पड़ी। हंगामे के बीच में किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर भड़काऊ बयान दे डाला। हरियाणा के हिसार में हुई महापंचायत में टिकैत ने 26 जनवरी को हुई हिंसा को फिर से दोहराने की धमकी दी। ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, ये फिर दिल्ली में जागा। अभी तो लाठी दिखाई है, इसमें ऊपर कुछ और भी लगे। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज क्रिस मॉरिस आईपीएल में बिके अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। न्यूज 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि आईपीएल के 14वें सीजन के लिए चल रही नीलामी के दौरान राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस को 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। यह आईपीएल के 14 साल के इतिहास में नीलामी के दौरान किसी भी खिलाड़ी के लिए लगी सबसे बड़ी बोली रही। इससे पहले यह रिकॉर्ड सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह के नाम था, जिन्हें 2015 में 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तेज गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किए गए क्रिस मॉरिस इस बार के आईपीएल में अब तक के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे। पहला नंबर विराट कोहली का है, जिनकी आईपीएल में सैलरी 17 करोड़ रुपए है। हालांकि नीलामी में उनके लिए भी इतनी ऊंची बोली कभी नहीं लगी। राजस्थान रॉयल्स इस बार अगर फाइनल तक का सफर तय करती है तो वो पूरे सीजन में अधिकतम 17 मैच खेलेगी, और मॉरिस अगर हर मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं तो इस हिसाब से वो पूरे सीजन के दौरान 408 गेंदें फेंकेंगे। इस हिसाब से मॉरिस की डाली हुई हर गेंद की कीमत राजस्थान रॉयल्स के लिए कम से कम 4 लाख रुपए होगी। इस बार आईपीएल की नीलामी में टीमों का ज्यादा जोर विदेशी खिलाड़ियों पर रहा। न्यूज 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि नीलामी में अभी तक सबसे महंगे बिके 8 खिलाड़ियों में केवल 2 भारतीय हैं। क्रिस मॉरिस के बाद न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन पर भी सबसे ऊंची बोली लगी, जिन्हें आरसीबी ने 15 करोड़ में खरीदा। ग्लेन मैक्सवेल तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें 14 करोड़ 25 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा। तेज गेंदबाज जाय रिचर्डसन चौथे नंबर पर है, जिन्हें 14 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। जबकि 5वां नंबर एक भारतीय खिलाड़ी का रहा, कृष्णप्पा गौतम को 9.25 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। अब तक की नीलामी में कुल 57 खिलाड़ी बिके, जिनमें 22 विदेशी और 35 भारतीय खिलाड़ी। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे के बाद शिवराज सिंह सरकार भी एक्शन में नजर आई। एक तरफ मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं राज्य के परिवहन मंत्री भी सड़क पर उतरकर गाड़ियों की जांच में जुटे। सीधी में 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार भी हरकत में आई और खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मोर्चा संभाल लिया। परिवहन मंत्री भोपाल से होशंगाबाद जाने वाली सड़क पर उतरे और वहां से गुजरने वाली बसों की जांच की। यहाँ पर भोपाल से निकले हैं मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री और खुद जाकर सड़कों पर ये चेकिंग कर रहे हैं बसों की। इस दौरान उन्होंने बसों के अंदर घुसकर उनकी हालत देखी और खामियां मिलने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसका हैंडल टूटा है और ये इमरजेंसी गेट अगर कोई बाहर था तो खुल नहीं पाएगा, इसको बंद करो। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते नजर आए। ये कह रहा हूँ सरकार पूरी काय के लिए
हम ये कह दें कि क्या करें साहब 3-4 घंटे के जाम हो जाता है, तो सब सो रहे थे क्या? सीधे में हुए सड़क हादसे में कई खामियों की बात सामने आई थी, जिसके बाद एक्शन में दिख रही शिवराज सिंह सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गई। यही नहीं, परिवहन विभाग के कई सीनियर अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया। सौभाग्य की बात यह कि एमपी में बस हादसे ने वहां सड़क की हालत और परिवहन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोली। बताया गया कि जो बस नहर में गिरी उसमें 32 लोगों के बैठने की जगह थी, जबकि ड्राइवर समेत उसमें 57 लोग सवार थे। सड़क की हालत भी ठीक नहीं थी, बस की इमरजेंसी विंडो भी जैम थी, इसलिए बस नहर में गिरने के बाद उसमें बैठे यात्रियों के बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था। ये लापरवाही 51 लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई, जिसके बाद सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में बसों की हालत पता लगाने का अभियान छेड़ दिया। कोरोना से लड़ाई में मदद के तौर पर वैक्सीन दिए जाने पर कैरिबियाई देशों ने भारत की तारीफ की। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि भारत की ओर से कोरोना महामारी में वैक्सीन की मदद मिलने पर 14 कैरिबियाई देशों ने खुशी जताई और उन्होंने इस मुश्किल दौर में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। इन सभी देशों ने कोरोना वैक्सीन के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई शर्त नहीं लगाने की भी तारीफ की। साथ ही बताया कि जिस वक्त दूसरे देश अपने यहाँ बनी वैक्सीन को छुपाने में लगे हैं, उस समय भारत ने खुले दिल से कई देशों को वैक्सीन देकर मदद की। कुछ दिनों पहले सरकार ने कैरिबियाई देशों को भी करीब 6 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज देने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदेश कांग्रेस की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के बीच मारपीट होगी। बैठक 20 फरवरी को होने वाले बंद की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के दौरान ही कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते वहां मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से घूंसों और मुक्कों की बौछार होने लगी। वहां मौजूद सीनियर नेता शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं पर उनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ा। पार्टी बैठक में हंगामे की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने सफाई दी और इसका भी ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश बंद को फेल करना चाहते हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में 20 फरवरी को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है और ये बैठक उसी के लिए बुलाई गई थी। सौभाग्य की बात यह कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुटबाजी का आरोप लगाकर ही पार्टी छोड़ दी। वहां गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस टूटी और सरकार भी गिर गई, लेकिन पार्टी में गुटबाजी की दीवार नहीं गिरी। कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश में सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। वो खुद को मजबूत विपक्ष के तौर पर पेश करना चाहते हैं। वो सरकार से लड़ने का प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अपनों से कैसे निपटें। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के समर्थकों का आपसी टकराव पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा राजस्थान में है। राजस्थान का श्रीगंगानगर देश का इकलौता शहर है जहां पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया। वहां डीजल भी 92 रुपए के पार बिक रहा है। वहां कांग्रेस की सरकार है जो डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करके जनता को राहत दे सकती है। इसे कांग्रेस को डीजल पेट्रोल के मुद्दे पर जनता का समर्थन भी मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। यूपी के बरेली में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बरेली कॉलेज में कुछ बदमाशों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि मामूली विवाद के इस कदर बढ़ने के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन जितनी बेदर्दी से वो लोग इस लड़के को पीटते दिखे उसने सबको हिलाकर रख दिया। वीडियो में बदमाशों से घिरा वो लड़का जमीन पर घुटनों के बल बेबस बैठा दिखा और सभी आरोपियों से लात और डंडों से लगातार मारते नजर आए। इन हालात में इसके पास चीखने चिल्लाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। इस लड़के की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। थानाध्यक्ष बारादरी को निर्देशित कर दिया गया है, तुरंत समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करें। वीडियो में यह भी साफ दिखा कि शोर शराबा बढ़ता देख कुछ देर बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। सौभाग्य की बात यह कि हमारे बीच ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं जिन्होंने मान लिया है कि नाम कमाना है तो बदनाम होना भी सही। देश भर में कॉलेजों में गुंडागर्दी की सबसे बड़ी वजह नाम कमाने की मानसिकता ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ऐसे नौजवानों को अपने और अपने परिवार का नाम खराब होने की परवाह तो पहले से नहीं होती, वो कॉलेज का नाम भी अपनी करतूतों से खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यूपी के बरेली का ये सबसे पुराना कॉलेज है जहां शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने पढ़ाई की थी। वही कॉलेज बात बात पर लड़ाई की वजह से चर्चा में है। कुछ दिन पहले भी बरेली कॉलेज में मारपीट हुई, अब फिर से कैंपस में गुंडागर्दी हो गई। डराने वाली बात यह कि पीटे गए छात्र ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। अक्सर ऐसा तभी होता है जब पिटा हुआ छात्र खुद बदला लेने की जिद ठान ले या डर जाए। इससे बवाल और बढ़ सकता है। इसलिए
पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने वायरल वीडियो के आधार पर खुद ही जांच शुरू कर दी। राजस्थान में उदयपुर नगर निगम की बजट बैठक में कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। हंगामा उस वक्त बढ़ा जब राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उसमें मीडिया को एंट्री देने से मना कर दिया। जो उदयपुर के विधायक होने के नाते नगर निगम की बैठक में पहुंचे थे। मीडिया की एंट्री बंद होते ही बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी वो बीच में लटक गई और कांग्रेस पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। 245 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा शुरू भी नहीं हुई और कांग्रेस पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर घोटाले का आरोप लगा दिया। मेयर गोविंद सिंह टाक की मेज के सामने जुटकर कांग्रेस पार्षद नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त समिति की अध्यक्ष रुचिका चौधरी ने बजट को पढ़ा और उसे पास करा लिया, जिसके बाद गुलाब चंद कटारिया के इशारे पर बैठक खत्म हो गई।